नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का। लेकिन जनमत की शुरुआत हम करें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। ये बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर के बारे में जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत की सैन्य तैयारियों से पाकिस्तान घबरा गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। पाकिस्तान ने कहा है कि हम लड़ने के मूड में नहीं हैं। भारत की सैन्य तैयारियों से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम लड़ने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का ये बयान है। ये पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का बयान है कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी पटरी पर आना शुरू भी नहीं हुई है, हम अभी लड़ने के मूड में नहीं हैं। अब आप समझ सकते हैं भारत में जिस प्रकार से युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात हो रही है, उतने ही बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में दहशत दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। भारत की सैन्य तैयारियों मात्र से पाकिस्तान थर-थर कांपने लगा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम अभी लड़ने के मूड में नहीं हैं, मतलब हम युद्ध के मूड में नहीं हैं। ये बड़ा बयान इस वक्त बॉर्डर उस पार से जो आया है, पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति, उनकी गीदड़ भभकियों को बताने के लिए काफी है। कहा गया था कि हमारे पास परमाणु बम है, इतनी मिसाइलें हमने किसके लिए रखी हैं। आज वो पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है जब हर मोर्चे पर गिरने लगा है और समझ गया है कि हिंदुस्तान बड़े लेवल पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है और हम बर्बाद हो जाएंगे। ना घर में आटा बचेगा, ना पानी मिलेगा। बहुत बुरे हालात। पाकिस्तान ने आने वाले फ्यूचर को देख लिया और घबराहट में क्या बयान अब दे रहे हैं पाकिस्तानी डिप्टी पीएम, वो आप देख सकते हैं। ये बड़ी खबर है। तैयारियों से इस बड़ी खबर के बाद विस्तार से आपको तमाम खबरें हम बताएंगे। प्रधानमंत्री आवास पर सोमवार को चली उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक अब समाप्त हो चुकी है। करीब 1.5 घंटे तक चली इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के बाद की स्थिति, सीमा पर जारी तनाव और भविष्य की रणनीति पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में भारतीय सेना को पूरी तरह से खुली छूट दे दी गई है। प्रधानमंत्री का बयान आया, यानी अब सेना को किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए केंद्र से पहले से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय सेना अब अपने स्तर पर समय और स्थान तय करेगी और आतंकियों और पाकिस्तान की फौज को मुंहतोड़ जवाब देगी। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। जो बैठक अभी भी जारी है, ऐसी सूचना मिली है। उनके साथ संघ के कुछ अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। यह मुलाकात सुरक्षा मामलों की बैठक के ठीक बाद हुई, जिससे सियासी हलचल भी तेज हो गई। माना जा रहा है कि यह मुलाकात आने वाले दिनों में सरकार की रणनीतिक दिशा और राष्ट्रवाद से जुड़ी भावनाओं को और मजबूती इसे देने के लिए महत्वपूर्ण संकेत हो सकती है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय में भी एक अलग बैठक चली, जिसमें सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने देश भर में हाई अलर्ट की स्थिति, सीमावर्ती इलाके की सुरक्षा और आतंकी संभावनाओं के रोकथाम को लेकर समीक्षा की। बैठक में सुरक्षा बलों की तैनाती, गुप्तचर सूचनाएं और सामरिक तैयारियों को लेकर व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई। पहलगाम हमले के बाद भारत अब एक निर्णायक मोड़ पर है। प्रधानमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठकों का दौर लगातार जारी है और सेना को इस बीच दी गई खुली छूट ये स्पष्ट संकेत देती है कि अब भारत सिर्फ जवाब नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई के रास्ते पर है। संघ प्रमुख की मौजूदगी में भी संकेत मिल रहा है कि सरकार अब भावनात्मक और वैचारिक स्तर पर भी संघर्ष को नई दिशा देने जा रहा है।
देश अब इंतजार कर रहा है उस पल का जब जवाब नहीं पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई और वहां पर पल रहे आतंकवादियों से हिसाब होगा। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश भर में गुस्सा है। लोगों में आक्रोश बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय सेना जल्द ही आतंकवादियों, पाकिस्तान की फौज पर जवाबी हमला करेगी। लेकिन इन सबके इतर कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। मोदी विरोध में कांग्रेस देश विरोधी बातें करने लगी है। कांग्रेस ने पीएम मोदी को इस बार निशाना बनाया और निशाना बनाते हुए उनका एक पोस्टर जारी किया। उसमें टाइटल यानी कैप्शन दिया गया गायब। उसमें एक जो आप पोस्टर देखेंगे उसमें एक बंद गले का कुर्ता, चूड़ीदार पजामा और काले जूते दिखाई देंगे, लेकिन उसमें चेहरे का कोई चित्र नहीं है। मतलब ये जो ऊपर वाला सिर का हिस्सा होता है वो गायब दिखाया गया है। अब उस पर सियासी संदेश जो है वो प्रस्तुत किया गया। हालांकि बीजेपी ने इस पोस्टर पर तीखा पलटवार किया। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को आतंकवादियों और जिहादियों से जोड़ते हुए यह कह दिया कि यह पार्टी सर तन से जुदा जैसे नारे लगाने वाली पार्टी है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की कार्यशैली, विचारधारा पाकिस्तान की विचारधारा से मेल खाती है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने भी कांग्रेस के इसी विवादित पोस्टर को नॉटी कांग्रेस हैशटैग के साथ में शेयर किया। इससे मामला और ज्यादा बढ़ गया, मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। एक आतंकवादी संगठन है गजवा अल हिंद ने भी भगवान शिव की बिना सिर वाली एक तस्वीर पोस्ट की, जो इस विवाद को और भी ज्यादा संवेदनशील बना देती है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की यह हरकत पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के विचारों को और बढ़ाती है और उनकी कार्यशैली भी इस्लामाबाद से मेल खाती है। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाएंगे। भारत आतंक के गहरे जख्म झेल रहा है। पहलगाम में सैलानियों पर, विशेष तौर पर हिंदू सैलानियों पर इस्लामिक आतंकवादियों ने हमला बोला, धर्म पूछकर गोलियां मारी और उसके बाद से देश की आंखें नम हैं। लेकिन इस वक्त में, इस संवेदनशील समय में कांग्रेस पार्टी को राजनीति सूझ रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने सियासत का एक नया तरीका खोजा, जिसमें गजवाए हिंद की झलक दिखाई दे रही है, जिसमें सिर तन से जुदा की झलक दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हुए उनकी एक तस्वीर उनके सोशल मीडिया हैंडल यानी एक्स पर साझा की गई, जारी की गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का सिर गायब नजर आ रहा है। यह सिर्फ एक राजनीतिक तंज नहीं था, यह एक बेहद खतरनाक, जहरीला और सुनियोजित हमला था। भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा पर नहीं, यह हमला भारत की लोकतांत्रिक आत्मा पर है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि सत्ता की भूख में वो कितना नीचे गिर सकते हैं। यह कोई साधारण आलोचना नहीं है, यह वही भाषा है जो सर तन से जुदा वाले इस्लामिक आतंकवादी संगठन या इस्लामिक आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं। और संयोग देखिए, एक इस्लामिक संगठन है गजवाए अल हिंद। गजवाए अल हिंद के नाम से भगवान शिव का सिर काटने वाला पोस्टर भी जारी हुआ, जिस पर इस्लामिक झंडा लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप तय कीजिए, ये महज इत्तेफाक है या गहरा षड्यंत्र है कोई। कांग्रेस की चुप्पी इस्लामिक कट्टरता पर हमेशा रहस्यमय रही है, लेकिन अब वो चुप नहीं बल्कि मुखर होकर उन्हीं प्रतीकों का इस्तेमाल कर रही हैं जो देश के टुकड़े करने की मानसिकता वाले तमाम इस्लामिक आतंकवादी और जिहादी करते हैं। कांग्रेस अब वोट के लिए सरतन से जुदा गैंग के सुर में सुर मिला रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय कहते हैं कि असल में गर्दन तो कांग्रेस की कट चुकी है। आज कांग्रेस एक दिशाहीन, बेकाबू और आत्मघाती संगठन बन चुकी है, जो अपने वजूद के लिए देश की आत्मा तक को दांव पर लगा रही है। जब प्रधानमंत्री की प्रतीकात्मक हत्या को राजनीतिक व्यंग कहा जाए, जब भगवान शिव के सिर काटने वाले पोस्टर पर कोई प्रतिक्रिया न आए और जब गजवाए हिंद के नारे पर चुप्पी साध ली जाए, तो समझ लीजिए कि कांग्रेस की आत्मा भारत में नहीं, पाकिस्तान के एजेंडे में है। कांग्रेस और पाकिस्तान में अब फर्क मिट चुका है।
एक देश जो बॉर्डर के उस पार से आतंकवादी भेजकर कायरतापूर्ण हमले कराता है, तो दूसरा यानी हमारे देश की एक पार्टी कांग्रेस जो संसद के भीतर से हमले करती है। अब जनता को तय करना है कि असली दुश्मन आखिर भारत का है कौन, पाकिस्तान जो कायरों की तरह छिपकर हमला करता है, या कांग्रेस जो अपने ही देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस प्रकार की फोटो जारी करके उनका सिर तन से जुदा करते हुए इमेज दिखाते हुए उनको टारगेट कर रही है। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक सुनियोजित प्रयोग दिखाई देता है। कांग्रेस अब विपक्ष नहीं, देशद्रोह की प्रयोगशाला बनती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो कांग्रेस के पोस्टर पर आपने रिपोर्ट देख लिया। कांग्रेस ये कह रही है कि प्रधानमंत्री गायब है। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे ताकि आप समझ पाएं कि कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है वो कहां पर आकर फेल हो जाता है। पहली तस्वीर वो जो कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया कि जिम्मेदारी के समय गायब, प्रधानमंत्री कहां गायब है उसकी तस्वीर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो 26/11 के बाद शांत बैठी थी, कुछ भी नहीं हुआ, करीब करीब 150-200 लोग मार दिए गए, लेकिन कुछ भी हमला इधर से नहीं हुआ, जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं। आज की बैठक की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कुछ घंटे पहले की, जहां पर तीनों सेना प्रमुख सीडीएस और अजीत डोभाल केंद्रीय रक्षा मंत्री मौजूद रहे और प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी वहां उपस्थित रहे। अभी भी बैठक चल रही है, अभी भी बैठक जारी है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ये ट्वीट करती है कि जिम्मेदारी के समय प्रधानमंत्री गायब हैं, आप देख सकते हैं कहां गायब हैं। तय आप खुद करिए कांग्रेस किस प्रकार की सियासत इस संवेदनशील समय में भी कर रही है। जब देश एकजुट होना चाहिए, सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री मोदी का सिर कटी एक तस्वीर ये ट्वीट करते हैं जिसमें लिखते हैं जिम्मेदारी के समय मोदी गायब। और कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट को पाकिस्तान में भी रिट्वीट किया जाता है, नोटी कांग्रेस लिखते हुए। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप समझ सकते हैं मोदी कहां बिजी हैं। बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान द्वारा किए गए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत का रुख पूरी तरीके से बदल चुका है। अब भारतीय सेना सिर्फ जवाब नहीं बल्कि हिसाब लेने की तैयारी में है। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पार हो रही साजिशों का अब जल्द ही अंजाम तय होने वाला है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं भारत में बड़ी तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और कल होने वाली एक अहम बैठक भी, उसमें एक बड़ा फैसला हो सकता है। 11 बजे वो बैठक होगी, देश उस बैठक के इंतजार में है। भारत ने अपनी सेना यानी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस को आधुनिक तकनीक के साथ में पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर रणनीति बना ली है। अब केवल आदेश का इंतजार है। इस मिशन में ड्रोन और सैटेलाइट जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है और भारतीय सेना के जाबाज हर मोर्चे पर डटे हुए हैं। यह खबर एक महत्वपूर्ण पल है क्योंकि पहलगाम के आतंकवादी हमले का बदला लेने के साथ साथ भारत अब पीओके को वापस लेने की तैयारी में भी है। सवाल उठता है कि क्या पीओके के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में तिरंगा लहराएगा? युद्ध के प्रचंड आरंभ में भारत की क्या तैयारियां हैं? क्या पाकिस्तान भारतीय वीरों के सामने टिक पाएगा? इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। यानी एलओसी पर पिछले कुछ दिनों से बढ़ते तनाव ने क्षेत्र की सुरक्षा और सामरिक स्थिति को गंभीर बना दिया है। पिछले सप्ताह पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने एक बार फिर से सुरक्षा बलों और स्थानीय निवासियों के बीच गहरी चिंता और डर का माहौल उत्पन्न कर दिया है। इस हमले में आतंकवादियों ने बेरहमी से 26 हिंदू सैलानियों की हत्या कर दी, जिसमें घाटी में सुरक्षा की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई। इस हमले के बाद से पाकिस्तान द्वारा लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन भी किया जा रहा है। सीमा पर तनाव और ज्यादा बढ़ा हुआ है। भारत मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल के जवान लगातार पाकिस्तान द्वारा की जा रही गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। वहीं भारतीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सामुदायिक बंकरों का निर्माण तेज कर दिया है। ये बंकर स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं ताकि जब भी संघर्ष विराम का उल्लंघन हो या सीमा पार से हमले की स्थिति उत्पन्न हो तो लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सकें। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता रोहिल की जम्मू कश्मीर से खास रिपोर्ट।
इस वक्त हम मौजूद है उत्तरी कश्मीर के बारामूला के उड़ी सेक्टर में और आपको बता दूं कि पहलगाम बायसारन आतंकी हमले के बाद जिस तरीके की सिचुएशन इस वक्त सीमाओं पर बनी हुई है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की नापाक साजिश जो है वो सामने आ रही है और आज रात के दौरान भी इस उड़ी सेक्टर में जो है सीज फायर का उल्लंघन किया गया और जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फोर्सेज को भरपूर तरीके से जवाब दिया। चंदन आपको दिखाएगा, ये वो इलाका है, सीमावर्ती इलाका है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि एक गाँव जो है लास्ट गाँव है हमारी जो है भारत का, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं वहां पर जो है जो घर नजर आ रहे हैं आपको, ये पाकिस्तान का इलाका है। पाकिस्तान में जो रह रहे लोग हैं उनके घर है और यहाँ हालात जो है काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार जब से आतंकी हमला बायसारन पहलगाम में हुआ उसके बाद लगातार आतंकवादी जो है वो उनको इनकी तलाश जो है लगातार की जा रही है। तो दूसरी जानिब से सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो यहाँ इन सीमावर्ती इलाकों में पूरी तरह से भारतीय सेना के साथ साथ बीएसएफ के जवान तैनात है और अगर कोई भी सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान उस सीज फायर उल्लंघन का भरपूर तरीके से जवाब दे रहे हैं। ये आखिरी जो इलाका है, आखिरी गांव है इस बारामूला के उड़ी सेक्टर का और यहाँ पर भी आज जो है इस उड़ी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया और सीज फायर में भारतीय सेना ने भरपूर तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस को जवाब दिया। यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो सीमावर्ती इलाका है, इन इलाकों में भी काफी ज्यादा जो है कठिन रास्ता होता है, घने घने जंगल होते हैं, गहरे गहरे जो गहरी खाई होती है, उन जंगलों में भी यहाँ ऑपरेशंस में काफी ज्यादा तेजी लाई गई है, क्योंकि अगर कोई भी अटेम्प्ट है जो है पाकिस्तान की तरफ से होता है तो उनको भरपूर तरीके से यहाँ पर भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान भरपूर तरीके से जवाब देते हैं। सुदर्शन न्यूज की टीम एक्सक्लूसिवली इस ग्राउंड जीरो पर पहुंचा आपको ये तस्वीरें दिखाने की कि किस तरीके के हालात इस वक्त सीमा पर बने हुए हैं, क्योंकि आज भी भारतीय सेना की तरफ से ये जानकारी मिली कि कुपवारा, बारामूला का उड़ी सेक्टर और साथ ही साथ पुंछ का सेक्टर जो है वहां पर आज रात के दौरान सीज फायर का उल्लंघन किया गया। हालांकि भारतीय सेना का यह भी कहना है कि उस सीज फायर उल्लंघन का भारतीय सेना ने भरपूर तरीके से जवाब दिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ रोहिल बशीर, सुदर्शन टीवी, उड़ी सेक्टर। तो पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, इस बीच में भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। इन हालातों के बीच में बॉर्डर पर क्या स्थिति है उसकी रिपोर्ट आपने देखी। हमारे ब्यूरो चीफ कश्मीर के रोहिल जुड़े हुए थे जिन्होंने ये रिपोर्ट आपको दिखाई। युद्ध की आशंका के बीच में, युद्ध के काउंटडाउन के बीच में एलओसी पर आखिरी जो गांव है भारत का, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है उसकी एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे हमारे ब्यूरो चीफ रोहिल के माध्यम से। रेखा पर हम इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके के अभी हालात यहाँ सीमाओं पर बने हुए हैं, उसके बाद ये सीमावर्ती इलाका जो है लास्ट पोस्ट माना जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्युनिटी बैंकर है। अगर युद्ध की ऐसी कोई स्थिति ऐसी होती है तो इन्हीं बंकर्स का इस्तेमाल जो है यहाँ पर स्थानीय लोग करते हैं। ये केंद्र सरकार की जानिब से एक बहुत बड़ी स्कीम चलाई गई जिसमें ये कम्युनिटी बैंकर जो है यहाँ के लोगों के लिए बनाए गए हैं, ताकि अगर कोई जंग की स्थिति जो है यहाँ पैदा होती है तो इन बंकर्स में लोग जो है महफूज तरीके से जो है वो रह सके। आपको हम बंकर के पीछे इस वक्त खड़े हैं, आपको बंकर के अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस बंकर को यहाँ पर बनाया गया है ताकि लोगों को पूरी तरीके से जो है वो महफूज रखा जाए। और हम अब आगे से इस बंकर को जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सीमावर्ती इलाका है, उड़ी सेक्टर का इलाका है, जहाँ पर लगातार जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीरपूर्ण हालात जो इस वक्त पूरी सीमा पर बने हुए हैं। चंदन से कहूँगा थोड़ा सा अंदर का नज़ारा दिखाए कि किस तरीके से ये कम्युनिटी बैंकर्स जो है वो बनाए गए हैं और ये कम्युनिटी बैंकर्स जो है यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बनाए गए हैं, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति जो है यहाँ पर आती है तो इन बैंकर्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाए। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो है कंक्रीट ये बनाए गए हैं और यहाँ आराम से यहाँ के लोग जो है, कई लोग यहाँ इसमें जो है वो रह सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। जिस तरीके के अभी हालात जो है सीमावर्ती इलाकों में बने हुए हैं, क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ की टीम भी लगातार जो है सुबह से इस नियंत्रण रेखा पर मौजूद है उड़ी सेक्टर में, जहां पर एक बार आज भी पाकिस्तान की नापाक साजिश जो है वो सामने आई है। आप देख सकते हैं कि कंक्रीट तरीके से और बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से इस जो है कम्युनिटी बैंकर को बनाया गया। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से खिड़कियां भी जो है यहाँ पर बनाई गई है ताकि
बाहर का नज़ारा भी जो है यहाँ पर लोगों को पता चले। लेकिन ये कम्युनिटी बैंकर्स साफ तौर पे यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए हैं और इनको मोदी बैंकर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में ही जब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीज फायर का उल्लंघन होता था तो इन कम्युनिटी बैंकर्स का इस्तेमाल जो है यहाँ पर किया जाता था। लेकिन जिस तरीके के युद्ध के हालात इस वक्त पूरी सीमा पर बने हुए हैं, क्योंकि पुंछ, कुपवारा और उड़ी सेक्टर में आज भी पाकिस्तान की नापाक साजिश जो है वो सामने आई, काफ़ी ज़्यादा गोलाबारी हुई। हालांकि भारतीय सेना जो है लगातार उनको भरपूर तरीके से जवाब दे रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये एक्सक्लूसिव सुदर्शन टीवी पे ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कम्युनिटी बैंकर्स जो है वो बनाए गए हैं ताकि यहाँ के लोग जो है पूरी तरीके से महफूज रह सके। अगर कोई युद्ध की स्थिति जो है पैदा होती है तो उस स्थिति में यहाँ के लोग जो है वो पूरी तरीके से इन बैंकर्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ये इलाका जो है, इस इलाके के बारे में एक बार फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि सीमावर्ती इलाका है, उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर में पड़ता है और उड़ी सेक्टर का ये लास्ट पोस्ट है। चंदन से कहूँगा तो थोड़ा सा वो तस्वीर वो घर दिखाई, ये पाकिस्तान के घर है जो पीओके का इलाका है और वो पीओके के इलाके के जो घर है, रिहायशी घर है, वहाँ पर साफ तौर पे नज़र आ रहे होंगे। और थोड़ा सा पहन करके चंदन से कहूँगा कि वहाँ पर पाकिस्तानी पोस्ट भी लगातार जो है दिखाई दे रहा है यहाँ से और काफ़ी ज़्यादा क्लोज जो है यहाँ पर, जैसा कि लोकल्स कह रहे हैं, सिर्फ मात्र 1 किलोमीटर का फैसला जो है LOC के उस पार जो है यहाँ से सिर्फ मात्र 1 किलोमीटर दूर है। लेकिन जिस तरीके के हालात इस वक्त पूरी सीमाओं पर बने हुए हैं, लेकिन उसका भरपूर तरीके से यहाँ पर भारतीय सेना जो है उस सीज फायर का उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दे रही है और दूसरी जानब से पूरी तरह से इन सीमावर्ती इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है और भारतीय सेना के साथ साथ BSF को भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ रोहिल बशीर, सुदर्शन टीवी, उड़ी सेक्टर। रेखा पर हम इस वक्त मौजूद है। आपको बता दूं कि जिस तरीके के अभी हालात यहाँ सीमाओं पर बने हुए हैं, उसके बाद ये सीमावर्ती इलाका है जो है लास्ट पोस्ट माना जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्युनिटी बैंकर है। अगर युद्ध की ऐसी कोई स्थिति ऐसी होती है तो इन्हीं बैंकर्स का इस्तेमाल जो है यहाँ पर स्थानीय लोग करते हैं। ये केंद्र सरकार की जानिब से एक बहुत बड़ी स्कीम चलाई गई जिसमें ये कम्युनिटी बैंकर जो है यहाँ के लोगों के लिए बनाए गए हैं ताकि अगर कोई जंग की स्थिति LOC के उस पार जो है यहाँ से सिर्फ मात्र 1 किलोमीटर दूर है। लेकिन जिस तरीके के हालात इस वक्त पूरी सीमाओं पर बने हुए हैं, लेकिन उसका भरपूर तरीके से यहाँ पर भारतीय सेना जो है उस सीज फायर का उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दे रही है और दूसरी जानब से पूरी तरह से इन सीमावर्ती इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है और भारतीय सेना के साथ साथ BSF को भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ रोहिल बशीर, सुदर्शन टीवी, उड़ी सेक्टर। आज के दिन को अयोध्या और भारतीय धर्म प्रेमियों के लिए ऐतिहासिक माना जाएगा जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर विधि पूर्वक ध्वज दंड स्थापित किया गया। ये महोत्सव भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर हुआ, जो भारतीय हिंदू परंपरा में एक महत्वपूर्ण दिन है। वैशाख शुक्ल द्वितीय को 8 बजे के आसपास इस प्रतिष्ठित ध्वज दंड को शिखर पर लहराया गया, जिससे मंदिर की संरचना में एक नया अध्याय जुड़ गया। ध्वज दंड की ऊंचाई 42 फीट है। इसके साथ ही मंदिर के शिखर की कुल ऊंचाई अब 161 फीट हो गई है। इस कार्य की शुरुआत प्रातः 6:30 बजे हुई थी और 8 बजे तक इसे सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया, मतलब शिखर पर इसे स्थापित कर दिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस घटना को लेकर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण की जानकारी साझा की। ध्वज दंड की स्थापना का महत्व सिर्फ एक भव्यता या शोभा नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इसे मंदिर की शक्ति और आस्था का प्रतीक भी माना जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों को धर्म की ओर प्रेरित करेंगी। यह न केवल अयोध्या की धार्मिक महत्ता को बढ़ाता है, बल्कि राम मंदिर के निर्माण कार्य में हर दिन कुछ नया जुड़ने के प्रतीक भी है। राम मंदिर का निर्माण भारतीय संस्कृति, आस्था और प्रतीकवाद का अभिन्न हिस्सा है। परशुराम जयंती के दिन ध्वज दंड के स्थापना से यह संकेत मिलता है कि यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक बन चुका है।
इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु और भक्त मंदिर में पहुंचे थे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण को अपनी आंखों से देखा और भव्यता का अनुभव किया। ध्वज दंड की स्थापना केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। यह आयोजन सिर्फ धर्म और पंथों के लोगों को एकजुट करने का संदेश देता है, खासकर उस संदर्भ में जब देश में विभिन्न धार्मिक पहचाने और सांस्कृतिक धारा सक्रिय रूप से अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। यह कार्य राष्ट्रीय और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है, जिससे लोगों के बीच एक नई ऊर्जा का संचार भी हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह वीडियो जारी किया, जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना केवल भव्य निर्माण नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक संकल्प और धरोहर की पुनरावृत्ति, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, विशेष रूप से राम मंदिर के इतिहास में दर्ज किया गया है। ध्वज दंड की स्थापना एक प्रतीकात्मक कदम है जो भविष्य में हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक गौरव को और ज्यादा मजबूत करेगी। वैशाख शुक्ल द्वितीया परशुराम जयंती मंगलवार 29 अप्रैल 2025 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वज दंड स्थापित किया गया। ध्वज दंड की लंबाई 42 फीट है। ध्वजदंडा लगाने की प्रक्रिया प्रातःकाल 6:30 बजे प्रारंभ होकर 8 बजे संपन्न हुई। इस अवसर पर लार्सन टुब्रो, टाटा के सभी इंजीनियर्स, ट्रस्ट की ओर से सेवा प्रदान कर रहे इंजीनियर्स, ट्रस्टी श्री अनिल मिश्रा जी, कार्यकर्ता श्री गोपाल जी, ध्वजदंड निर्माता गुजरात निवासी भरत भाई, पत्थरों की नक्काशी करने वाले कॉन्ट्रैक्टर नरेश मालविया और पत्थरों के काम का सुपरविजन करने वाले श्री चंद्रशेखर जी सोमपुरा आदि एक बड़ी टीम इस अवसर पर उपस्थित थी। 160 फीट की ऊंचाई पर शिखर के पास लार्सन टुब्रो टाटा ट्रस्ट के इंजीनियर्स ऊपर चढ़कर वहां उपस्थित रहे। 2 क्रेन की सहायता से ध्वजदंड को ट्रॉला के ऊपर से उठाया गया, धीरे धीरे वर्टिकल खड़ा हो गया और टावर क्रेन के माध्यम से वह शिखर पर अपने स्थान पर स्थापित हो गया। यह प्रक्रिया 8 बजे पूर्ण हो गई। धन्यवाद। इसी के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।